इसके बाद अगली चीज जो हमारे पास आती है दैट इज एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या चीज है? एबीसी एनालिसिस ये चीज है कि attracts management on those items where the greatest savings can be expected। यानी मैनेजमेंट जो है वो अट्रैक्ट होती है कि हम उन आइटम्स को परचेज और सेल करें जिसमें ज्यादा सेव हम कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड है कि उसमें हमें ज्यादा सेविंग मिलेगी। अब इसमें ना एबीसी एनालिसिस में हम अपनी आइटम्स को कैटेगराइज कर लेते हैं, उसको 3 क्लासेस में हम डिवाइड कर देते हैं, ए बी और सी कैटेगरी, इस हिसाब से जितनी उनकी यूजेज वैल्यू है। जिसका यूजेज ज्यादा है उसको आप ए कैटेगरी में रखेंगे, यानी यूजेज ज्यादा होगा तो उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी, तो जो ज्यादा डिमांडेड चीज है वो कैटेगरी ए होगी। सिमिलरली कैटेगरी बी और कैटेगरी सी आ जाएंगे। अब इसमें क्या चीज है, ये एबीसी जो आपका कॉन्सेप्ट है ये पारेटोज लॉ के ऊपर डिपेंड मतलब बेस करता है। पारेटो लॉ जो है वो हमें ये कहता है कि कैटेगरी ए जो है वो 70% तक फॉल करती है, यानी 70% से ऊपर हो तो आपने उसको, यूजेज उसका ऊपर हो तो आपने उसको कैटेगरी ए जो है, रैंक उसका 70% ऊपर हो तो उसको कैटेगरी ए में आपने कंसिडर करना है। एटलीस्ट 20% हो तो फिर आप उसको कैटेगरी बी देंगे, और इसी तरह सी कैटेगरी का 10%। ये आपका जो पैरेटोज लॉ है उसकी डेफिनेशन है जिस पे ये बेस करता है। अब इसमें उन्होंने क्या बताया गया कि फ्यू हाई यूजेज वैल्यू आइटम्स कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ द कैपिटल। जो आपके हाई यूजेज वैल्यू आइटम्स हैं वो आपका जो सरमाया है उसका मेजर पार्ट ले जाते हैं, और जिनका लो यूजेज है वो इनसिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं, यानी इन अनइम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके कैपिटल के, उसको आप कम सरमाया देते हैं जो भी कुछ आपके पास इंसेंटिव या कैपिटल होता है। इसको हम इस तरह भी दे सकते हैं कि आपकी कैटेगरी ए जो है दैट इज वेरी टाइटली कंट्रोल्ड एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड। कैटेगरी ए के रिकॉर्ड एक्यूरेट होते हैं और इसकी कंजम्पशन वैल्यू हाईएस्ट होती है, यानी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है इसका। कैटेगरी बी जो है वो लेस टाइटली कंट्रोल्ड है, इसके रिजल्ट्स गुड होते हैं, एक्यूरेट नहीं होते लेकिन दरमियाने लेवल पे होते हैं, और इसकी कंजम्पशन जो है वो भी मॉडरेट लेवल पे होती है, इसकी कंजम्पशन वैल्यू। और कैटेगरी सी जो है उसको सिंपलेस्ट कंट्रोल होता है और उसके मिनिमम रिकॉर्ड्स होते हैं, मिनिमल, यानी कि वो उतने एक्यूरेट भी नहीं है, गुड भी नहीं है, और इसकी कंजम्पशन भी इसलिए लोवेस्ट है। तो इस तरह से इसको हम कैटेगराइज करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, उसके लिए हम आगे एक एग्जांपल देखते हैं। ये आपको एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें आपको आइटम्स दिए हुए हैं, उनके एनुअल यूजेज दिए हुए हैं और यूनिट कॉस्ट दी हुई है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने उनके रैंक बना लेने हैं। रैंक किस हिसाब से बनाना है कि जिसकी सबसे ज्यादा यूजेज है, जैसे मैं देखती हूँ आइटम 2 जो है उसकी एनुअल यूजेज जो है वो मेरे पास 40,500 आ रही है। और ये एनुअल यूजेजेस जो है ये हमने कैसे कैलकुलेट की हैं, ये हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया है एनुअल यूजेज और यूजेज कॉस्ट को, जो यूनिट की कॉस्ट है उसको और एनुअल यूजेज को। जैसे आप 300 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 देगा। सिमिलरली सेकंड कॉलम, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके आपने एनुअल यूजेज का कॉलम बनाया, और उसके बाद आपने देखा कि सबसे ज्यादा यूजेज जिसकी आ रही है उसको आप रैंक 1 देंगे, और जिसके बाद जो जिस तरह यहाँ पे आप देखें तो 40,500 जो है ये सबसे ज्यादा एनुअल यूजेज है, इसको हम 1 रैंक देंगे। सेकंड नंबर पे 22,000 है, उसको हम सेकंड रैंक देंगे। यानी आपने इसको ऑर्डर कर देना है, रैंक दे देने हैं उनके यूजेज के हिसाब से। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, उसमें आपने सबसे पहले तो आइटम नंबर्स लिखने हैं डायरेक्टली, उसके जो रैंक्स हैं जो हमने अभी दिए हैं सबसे पहले आपने वो लिखने हैं 1 2 3 से लेकर 10 तक। उसके आगे आपने जो ओरिजिनल रैंक तो हमने दिए हैं ना, जो ओरिजिनल उसके आइटम नंबर थे वो लिखने हैं। यानी हमने जो रैंक दिया है वो सेकंड कैटेगरी को दिया है, तो रैंक 1 के आगे कैटेगरी 2 आएगी, और इसके आगे आप इसकी एनुअल यूजेज लिखेंगे जो हमने कैलकुलेट की थी। इसके बाद अगला कॉलम जो है वो क्यूमुलेटिव एनुअल यूजेज का है। क्यूमुलेटिव, जैसे आप फ्रीक्वेंसीज निकालते थे, आपको अच्छी तरह पता है कि एक जो आपकी ये यूनिट है इसको अगले नेक्स्ट इमीडिएट यूनिट के अंदर आप ऐड करते जाएंगे तो आपके पास क्यूमुलेटिव का कॉलम बनता जाएगा। उसके बाद अगला जो कॉलम है ये परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव है। परसेंटेज निकालनी भी आप सबको आती है। हर कैटेगरी की एनुअल यूजेज लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, आप जो आपकी टोटल है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको आपने राउंड कर देना है। एनुअल यूजेज 47, 73 ये सब आ गया।
अब आपने इसमें से अगर कैटेगराइज करना है कि ए कैटेगरी वाले कौन से हैं, तो वो मुझे पता लग रहा है कि सेकंड जो आपका रैंक की जो चीज है उसका 73% है, तो ये ए कैटेगरी होगा। थर्ड वाला 84% है, ये भी 70 से ऊपर है, ये ए कैटेगरी होगा। फोर्थ वाला भी 70 से ऊपर है, ये आपका ए कैटेगरी होगा। फिफ्थ भी ए कैटेगरी होगा, सिक्स्थ भी, सेवंथ भी, एट्थ भी। सिर्फ आपका जो फर्स्ट वन है वो आपका बी कैटेगरी में फॉल करता है, 20% एटलीस्ट उसके लिए होनी चाहिए। इसी तरह आपने इसको कैटेगराइज करना है। बहरहाल हमने इसको डिटेल में इतना नहीं पढ़ना, उन्होंने सिर्फ एक ओवरव्यू सा दिया हुआ है। सिर्फ इस टेबल को कैलकुलेट करने की हद तक एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। अब आगे हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस की। लीड टाइम मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और आपको ऑर्डर रिसीव होने का दरमियानी अरसा जो है उसको हम लीड टाइम बोलते हैं। लीड टाइम डिमांड क्या चीज है, उसी लीड टाइम को अगर आप डिमांड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास लीड टाइम डिमांड आ जाएगी। और लीड टाइम जो है ये कांस्टेंट नहीं होता, ये एक स्टोकेस्टिक वेरिएबल है, यानी ये वेरी करता है। डिफरेंट टाइम्स पे ये डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली आपने एक चीज ऑर्डर की, वो किसी वक्त जल्दी आ गई, किसी वक्त मौसम का, रश का, किसी भी चीज का इशू बन गया तो लीड टाइम आपका ज्यादा हो गया। इसलिए सेम जो कैटेगरी या सेम ऑर्डर के लिए भी लीड टाइम जो है वो वेरी कर सकता है। इससे अगली डेफिनेशन है सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक से के नाम से ही आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि ये वो स्टॉक है जिसको आपने सिर्फ इमरजेंसी की सूरत के लिए रखा होता है कि अगर मुझे वेल एंड टाइम सप्लाईज ना पहुंचे तो ये मैंने एक सेफ्टी पे रखा हुआ होता है, रखी हुई ये चीज, इसको मैं यूज कर लूंगा। जैसे आपकी गाड़ियों में भी रिजर्व ऑयल का एक कोटा होता है, जब रिजर्व लग जाता है आपको पता लग जाता है कि अब मैंने इसमें फ्यूल डलवाना है क्योंकि मेरा रिजर्व कोटा यूज हो रहा है। ये समझ लें कि वो रिजर्व कोटा होता है जो आपका सेफ्टी स्टॉक होता है, जो सिर्फ अनसर्टेन कंडीशंस में या इमरजेंसी कंडीशंस में यूज किया जाता है। जब आपके पास सप्लाई रुक जाए और आपको सप्लाई ना मिल रही हो तो तब आप इसको यूज करते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करना भी देखेंगे। उसके बाद रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है इन्होंने, लीड टाइम डिमांड प्लस सेफ्टी स्टॉक, वही जो अभी मैंने आपको डिफाइन किया। अब सेफ्टी स्टॉक को कंप्यूट करने के बहुत से तरीके हैं। इसके लिए आप खुद से भी इसको ले सकते हैं, जैसे हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेते थे तो इसको 10% से कम ही होना चाहिए। आप इसको 1% भी ले सकते हैं, 5% भी और 10% भी ले सकते हैं। इसके बहुत से तरीक़ाकार हैं जिसमें एक मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है, MAD, और ये बेटर एस्टिमेट है सेफ्टी स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए। ये उन्होंने बताया है कि MAD जो है इसका फॉर्मूला है √2/π और स्टैंडर्ड डेविएशन। इधर से आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। और सेफ्टी स्टॉक जो है इसमें अब इस चीज को उसने Z से भी कंसिडर कर दिया है। Z वही आपका जो वेरिएबल है जो अगर आप नॉर्मल कर्व यूज करेंगे तो उसमें आप Z की वैल्यू देंगे, और ये सारा फॉर्मूला उन्होंने डिराइव कर दिया है। अब आगे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल है, अ कंपनी यूजेस एनुअली 50,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये आपके पास डिमांड आ गई, उसके बाद आप C1, C2, C3 ये सारी चीजें आपको इसके अंदर गिवन है, नंबर ऑफ डेज भी गिवन है और लीड टाइम गिवन है। सेफ्टी स्टॉक आपने खुद लेना है, वो मैंने इन्होंने बुक वालों ने 1% पे सेट किया हुआ है 50,000 का, 1% 500 है। ये सारी चीजें आपको गिवन है, सिंपली आपने फॉर्मूला के अंदर लगाते जाना है और आपके पास आंसर्स आता जाएंगे। सबसे पहले आपने EOQ निकालना है, सब चीजें गिवन हैं, उसका वही पुराना फॉर्मूला उससे आप निकाल लें। रिक्वायरमेंट पर डे के लिए जितने टोटल डेज थे उसको नंबर ऑफ डेज से आप डिवाइड कर दें, जितनी भी टोटल आपकी यूनिट्स थे उसका नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दें। लीड टाइम डिमांड भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं। रीऑर्डर लेवल जो है उसका फॉर्मूला भी अभी हमने पढ़ा है। मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या होती है, वो आपका EOQ जो हमने कैलकुलेट किया प्लस सेफ्टी स्टॉक, और मिनिमम इन्वेंट्री वो सेफ्टी स्टॉक है जो आपने रखा हुआ है कम से कम इन्वेंट्री में, वो चीज है। एवरेज इन्वेंट्री के लिए आप मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेंट्री को प्लस कर दें और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। सिमिलरली आपको एक और एग्जांपल दी हुई है, इसमें आपको लीड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन और डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। सबसे पहले आप इनकी एवरेजेस निकालेंगे, सिंपली जैसे हम समेशन FX ओवर समेशन F करके मीन निकालते थे ना, उसी तरह आप लीड टाइम का मीन निकालेंगे और डिमांड का भी मीन निकालेंगे। जब आपके पास ये दोनों मीन्स कैलकुलेट हो जाएंगे तो एवरेज लीड टाइम डिमांड निकालने के लिए आप इन दोनों को आपस में
मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली आपने मैक्सिमम लीड टाइम निकालना है तो मैक्सिमम लीड टाइम को मैक्सिमम डिमांड से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 70 आंसर आएगा। बफर स्टॉक निकालने के लिए मैक्सिमम लीड टाइम डिमांड माइनस एवरेज लीड टाइम डिमांड, और ये दोनों चीजें आपने 70 और 18 को कैलकुलेट किया हुआ है, इसको आप माइनस कर दें तो 52 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे भी एग्जांपल बहुत आसान सी है, उसमें भी उन्होंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, डिमांड भी दिया हुआ है, कॉस्ट भी, होल्डिंग कॉस्ट भी। थोड़ी सी चीज इसमें कंफ्यूजिंग है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पोस्ट लीड टाइम्स, यानी जो 13 डेज दिए हुए हैं ये आपके पोस्ट लीड टाइम्स हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप EOQ निकालेंगे, वो आपका सिंपल तरीकाकार फॉर्मूले के साथ। एवरेज लीड टाइम जो आपने निकालना है वो अब कैसे निकलना है, आपको पोस्ट लीड टाइम 13 डेज दिए हुए हैं। 13 डेज से आपने मैक्सिमम वहां तक जाना है जब आपके पास 31 महीने में 30 डेज ही हम कंसिडर करते हैं यूजुअली ऑन द एवरेज। तो 13, 14, 15, 16, 13 प्लस 17 ये हो गए 30 डेज पूरे। इट मीन्स आपने 17 से आगे नहीं जाना, और चूंकि ये 5 आपके पास डेज आ गया तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए, और वो आपके पास 15 डेज आ जाएगा। अब मैक्सिमम लीड टाइम को हम पूरा महीना कंसिडर कर लेते हैं कि 30 डेज। सेफ्टी स्टॉक निकालने का फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे ये यूज किया हुआ है, मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लीड टाइम एंड मल्टीप्लाई बाय जो आपका पोस्ट लीड टाइम था वो 13 डेज पे था, तो यहां पे आपके लीड टाइम्स 12 कंसिडर होंगे। 13 डेज आपका पोस्ट लीड टाइम था, तो यहाँ पे जो 12 आप ले रहे हैं ये 13 से पहले ही आपने लेना है, 13 से ज्यादा नहीं जा सकते, तो वो आपका जो लीड टाइम है वो 12 कंसिडर होगा। इससे आप सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आपके पास सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा तो आपके पास रीऑर्डर लेवल और एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करना कोई मुश्किल चीज नहीं रहेगी। सिमिलरली आगे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये बहुत आसान सी एग्जांपल्स हैं, आप इनको आसानी के साथ देख सकते हैं, और ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए नहीं हैं कि मेरा नहीं ख्याल जो VU के लेक्चर्स हैं उसमें डॉक्टर जुनेद ने इन चीज़ों के ऊपर कुछ इतना फोकस नहीं किया हुआ, उन्होंने सिर्फ एक ओवरव्यू सा दिया हुआ है।